नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण निधि के द्वितीय पाठ वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण वह छोटी से छोटी एवं मूल ध्वनि है जिसे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, मतलब उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध मतलब एक के बाद एक लाइन्स क्रम से लगाना, एक के पीछे एक, जो सही वर्ण जिसके बाद आना है। वर्णों के मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है। जैसे क, अ, म, अ, ल, अ मिला के क्या बन गया बच्चों? कमल। जैसे क, ओ, य, अ, ल, अ कोयल। अतः हम कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णों के प्रकार। वर्णों के 3 भेद हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगवा। सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। बच्चों, अवरोध मतलब बिना किसी रुकावट के। इन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, इनको हम रोक नहीं सकते इन्हें बोलने से, और ना ही हमें इनको बोलने में किसी और की सहायता चाहिए। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, जैसे ऋषि, ऋतु आदि। अब हम पढ़ेंगे स्वर के भेद। स्वर के 2 भेद होते हैं, ऋषभ स्वर और दीर्घ स्वर। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम ऋषभ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उच्चारण मतलब बच्चों बोलने में, जिन स्वरों के बोलने में कम समय लगता है उसे ऋषभ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, इ, उ, री। आपने देखा कितने हमने आराम से बोल दिया, अ, इ, उ, री। हमें इनको बोलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ऋषभ स्वरों के उच्चारण से अधिक समय लगता है। ऋषभ स्वर को बोलने में हमें कितना सा समय लगा? जरा सा। और इससे ज़्यादा जिन्हें बोलने में लगेगा उन्हें हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। देखा बच्चों आपने, हमने कैसे बोला? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। संस्कृत में स्वर का तीसरा भेद भी है, वह है प्लुत स्वर। उसे हम हिंदी में नहीं प्रयोग करते। जैसे ओम। ओम में आपने देखा होगा बच्चों, ओम लिखते हैं तो बीच में एक एस जैसा वर्ण होता है, उसे हम प्लुत स्वर है। ये क्या है? प्लुत स्वर। यहाँ ओ को खींचकर देर तक बोलना होता है। बच्चों बोल के आप देखेंगे कि हम ओम को कैसे बोलेंगे, ओम। अब हमने देखा ओम, हमने ओ को हमने कितनी देर तक खींचा। इसके अतिरिक्त कुछ स्वर विदेशी भाषा से भी आकर हिंदी में शामिल हो गए हैं। ये है नुक्ता। इसे निम्न बिंदु भी कहते हैं। आपने देखा होगा बच्चा, फा, जा के नीचे अब हम क्या लगाते हैं? छोटी सी बिंदी लगाते हैं। तो वो जो नीचे जो बिंदी लगती है उसे हम क्या कहते हैं? नुक्ता। आगत स्वर। अंग्रेजी से आए हुए कुछ शब्दों में आगत स्वर का प्रयोग होता है। आगत स्वर बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कॉलेज लिखते हैं तो का के ऊपर हम एक चांद लगाते हैं, उसमें हम बिंदी नहीं लगाते, खाली क्या लगाते हैं? चांद। और जो चांद है वो है आगत स्वर। जैसे कॉलेज, कॉपी आदि। स्वर की मात्राएं। स्वरों के चिन्ह निश्चित है, इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वर जब चिन्हों में बदल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मात्रा। व्यंजनों को बोलने में और शब्द बनाने में मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। बच्चों आपको तो पता होगा कि कौन कौन सी मात्राएं होती हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इन सब की मात्राएं होती हैं।
बच्चों अभी तक हमने पढ़ा स्वर और उसके भेद। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। बच्चों व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। इन व्यंजनों को वर्गों में बांटा गया है। जैसे क वर्ग, क वर्ग में क्या आता है? क, ख, ग, घ, य। च वर्ग, च वर्ग में क्या आएगा? च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ य, र, ल, व। ऊष्म श, श, स, ह। तो बच्चों ये थे व्यंजन जिन्हें हमने वर्गों में बांटा गया था। वर्ग हम एक बार दोबारा पढ़ेंगे। का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ और ऊष्म। इन 33 व्यंजनों के अतिरिक्त 2 आगत व्यंजन भी हैं, ड और ढ। अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों के भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित 6 भेद हैं। कंठस्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, वस्त्रीय, ओष्ठ्य। अब कंठीय में क्या है? कंठ। कंठ मतलब गले से जिसकी आवाज़ निकलती है, गले से जिनकी आवाज़ निकलती है। जैसे क, ख, ग, घ, य, ह। बच्चों आप भी एक बार बोल के देखो, आपको भी महसूस होगा कि जब आप इन व्यंजनों को बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ गले से आ रही है। दूसरा है तालव्य। तालव्य मतलब तालु। तालु जो दांतों के ऊपर का हिस्सा होता है, जहाँ जीभ टच करती है, उसे हम क्या कहते हैं? तालु। अब तालु में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? च, छ, ज, झ, य, य, श। तो आपने देखा होगा कि जो आपकी जीभ है वो तालु को टच करेगी। जब आप इन व्यंजनों को बोलेंगे तो ये तालु मतलब जीभ के ऊपर को, जीभ जो है ऊपर के हिस्से को टच करेगी और आपके ये व्यंजन बोले जाएंगे। मूर्धन्य, मूर्धा मतलब मुंह और जीभ के बीच में से। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण, ड, ढ, श। अब आप लोगों को ये बोल के प्रैक्टिस करनी है और फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से व्यंजनों को हम बोलते हैं। दंत्य, दांत, दांतों को जीभ टच करेगी। त, थ, द, ध, न। वत्सर्य, मसूड़ा, जो आपके दांतों का जो मसूड़ा है उसमें जीभ टच करेगी। स, ज, र, ल। ओष्ठ मतलब होठ, होठों द्वारा बोलना। प, फ, ब, भ, म। आप सबको इन सब का अभ्यास करना है, बोल के देखना है, तभी आपको ये सारे जो उसके भेद हैं, व्यंजन के भेद, तभी आपको समझ में आएंगे, जब तक आप इनको बोल के अभ्यास नहीं करेंगे। स्पर्श के आधार पर व्यंजन के 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन एंड ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब जीभ जब आप बोलोगे तो जीभ कहीं ना क्या तो दांतों को या मसूड़ों को या तालु को, किसी भी भाग को छुए बिना ये व्यंजन बाहर नहीं आएंगे। उनमें कौन कौन से व्यंजन? का से लेकर माँ तक सभी स्पर्श व्यंजन हैं। ये डा और ढा को मिलाकर 27 वर्ण हैं। ब अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ है मध्य में, मतलब बीच में। ये स्वर जब व्यंजन के बीच स्थित हैं, अतः ये वे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण करते समय जीभ विशेष सक्रिय नहीं होती, मतलब जीभ का ज़्यादा काम नहीं होता इन व्यंजनों को बोलते समय। स्पर्श और ऊष्म व्यंजनों के बीच में होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं वो? य, र, ल, व। बच्चों जब आप बोल के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा जीभ अपनी जगह पे है, जीभ नहीं हिल रही है और आपके मुंह से ये चारों व्यंजन निकल रहे हैं। सा ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु
तीव्र गति से रगड़ या संघर्ष करती हुई, अर्थात गले से जब शब्द निकलते हैं तो तेजी से बोले जाते हैं, उनकी आवाज़ तेज आती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। श, श, सा तथा हा ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर, जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो उन्हें मिलाकर लिखते हैं। जब दो व्यंजनों के बीच जब दो व्यंजन होते हैं और उनके बीच में कोई स्वर नहीं होता तो उन्हें मिलाकर जब हम लिखते हैं तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त मतलब मिलाकर लिखना, जोड़ कर लिखना, दो व्यंजनों को आपस में जोड़ के लिखना, उसमें स्वर नहीं होता। ये व्यंजन अगर परस्पर आपस में मिलते हैं तो इनका स्वरूप बदल जाता है। जैसे हमें श क्षत्रिय लिखना है, क्या लिखना है? श क्षत्रिय। तो हम क और शा को मिलाकर, शा कौन सा वाला? षटकोण वाला, क और शा का आधा होगा और शा पूरा होगा तो वो जाके मिलेगा क्षत्रिय बनेगा, श से क्षत्रिय बनेगा। जैसे क्षण, क्षमता, कक्षा। अब हमें लिखना है त्र, तो इसमें ता आधा होगा और रा पूरा होगा, तो त्र से क्या शब्द बनेंगे? पत्र, यात्रा, त्रास। अब हमें लिखना है ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, तो इसमें जा जो है वो आधा होगा और या क्या होगा? पूरा, तो वो क्या बनेगा? ज्ञ। ज्ञ से क्या शब्द बनेंगे? ज्ञान, ज्ञात, यज्ञ। अब हमें श्र लिखना है, श्र से क्षत्रिय, श्रा से श्र वाला श्र। इसमें शा आधा होगा शलगम वाला और रा होगा पूरा, तो हम क्या बन जाएगा? श्रा से श्रम, श्रीमान, श्रीधर। अब हम पढ़ेंगे अन्य संयुक्त व्यंजन। हिंदी में संयुक्त व्यंजनों के अलावा कुछ अन्य व्यंजनों को भी मिलाकर लिखने की प्रथा है। जैसे आधा क और ख, आधा क और खा, तो इसमें मक्खी में आधा क और खा है तो आधा का होगा और खा पूरा होगा। मक्खन में आधा का और खा है तो इसमें भी आधा का और खा होगा। जैसे रक्त में आधा का और ता, भक्त में आधा का और ता, शक्ल आधा क और ल, अक्ल आधा का और ल, ग्वाला आधा ग व आ ला आ ग्वाला, ग्वार आधा ग व अ र ग्वार, सत्य आधा त और या सत्य, नित्य आधा त और या नित्य। अब हम पढ़ेंगे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व मतलब दो व्यंजनों को मिलाकर, एक ही जैसे दो व्यंजन, एक ही जैसे दो व्यंजन। जब एक व्यंजन स्वयं से मिलता है, मतलब एक ही जैसा व्यंजन अपने में मिल जाता है, तो उसे हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा का और पूरा का। अभी तक तो हमने दो व्यंजनों का आधा आधा पढ़ा था, अब एक ही व्यंजन जब आपस में मिल रहा है तो एक आधा होगा और एक पूरा होगा। जैसे पक्का आधा का पूरा का, चक्की आधा का पूरा का, बच्चा आधा च पूरा च, कच्चा आधा च पूरा च, गद्दा आधा द पूरा द, भद्दा आधा द पूरा द, मिट्टी आधा ट पूरा ट, लट्टू आधा ट पूरा ट, उल्लू आधा ला पूरा ला, उल्लास आधा ला पूरा ला, आदि और भी ऐसे कई शब्द हैं। अब बच्चों आपने देखा होगा रा को हम कई प्रकार से प्रयोग करते हैं। रा ऊपर भी लगता है, रा नीचे पैरों पे भी लगता है और रा नीचे दो बन के वी बन के उल्टा वी बन के लगता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि र जो ऊपर लगता है उसे हम क्या कहते हैं और वो कैसे लगता है। र वर्ण का प्रयोग कई रूपों में होता है। क, जब रा स्वर सहित हो तो, मतलब जो व्यंजन आगे और पीछे हैं रा के वो स्वर सहित होने चाहिए, मतलब पूरा व्यंजन होना चाहिए। अगर आधा व्यंजन है तो वो स्वर रहित है, अगर वो पूरा व्यंजन आप लिख रहे हो तो वो स्वर सहित है। जब रा वर्ण स्वर सहित हो तो रा आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर रैफ, ऊपर जो रा लगता है उसे हम क्या कहते हैं? रैफ, रैफ के रूप में लिखा जाता है। जैसे पर्व,
पूरा पा है और व के ऊपर रा है। पर लिखने के लिए हमें प, र और व, ये 3 व्यंजन हमने लिए, प, र और व। पा पूरा है, रा आधा है और वा पूरा है। तो जो रा है वो जो आगे वाला व्यंजन है व है, उसके ऊपर लग जाएगा। जैसे कर्म, का पूरा था, माँ पूरा था, तो रा कहाँ लग गया? माँ के ऊपर। हर्ष, हा पूरा है, श पूरा है, रा कहाँ लग गया? श के ऊपर। धर्म, धा पूरा है, माँ पूरा है, रा कहाँ लग गया? माँ के ऊपर। तो ये था रैफ, र जो व्यंजन के ऊपर लगता है। अब हम पढ़ेंगे र जो पैरों में लगता है, जो पैरों में, जिसे हम पदैन कहते हैं। क्या कहते हैं? पदैन। तो वो पैर के नीचे लगता है। जब रा वर्ण स्वर रहित व्यंजन के बाद हो, जब रा वर्ण स्वर रहित व्यंजन, मतलब जो पीछे वाला व्यंजन है उसमें स्वर नहीं है, वो आधा है, तो रा जो है उसके नीचे पैरों पे आ जाता है। तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ रा पदैन के रूप में लिखा जाता है। जैसे भ्रम, भा आधा है, रा है और माँ है, तो रा कहाँ लग गया? आधे भा के नीचे। क्रम, का आधा है, रा और माँ, तो रा कहाँ लग गया? का के नीचे। प्रण, पा आधा है, रा है और ना है, तो पा कहाँ लगेगा? रा कहाँ लगेगा? पा के नीचे। उम्र, अब उम्र में देखो बच्चों, ऊ पूरा है, माँ आधा है, फिर रा है। बीच पहले हमने क्या था कि रा जो था वो 2 एक स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन के बीच में था। अब हम उम्र में क्या देख रहे हैं? ऊ है, फिर माँ आधा स्वर व्यंजन है स्वर रहित, और फिर रा है, तो रा कहाँ आएगा? माँ के पैरों में। ऊ, माँ, फिर माँ के पैरों में रा। तीसरा, बिना खड़ी पाई वाले स्वर, बिना खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ रा पदेन के रूप में इस प्रकार लगता है, जैसे हम वी बना, उल्टा वी बनता है, तो वो हम नीचे लगाते हैं, उसे हम पदेन में लगता है, वो खड़ी पाई वाले स्वर लिखा जाता है। जैसे ट्रक, ट आधा है, र है, का है, तो ट के नीचे रा आ जाते हैं, दो रा, एक ऐसे और एक ऐसे। ड्रम, ड्रम, डा आधा, रा माँ, तो डा के नीचे रा पदेन के साथ खड़ी पाई वाला रा लग जाता है। वर्ण विच्छेद, किसी शब्द के वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे पुत्र, अब पुत्र में हमने क्या क्या व्यंजन, कौन सी मात्रा, क्या क्या आया, तो उसे हम अलग अलग तोड़ के लिखेंगे। जैसे पुत्र में पा आधा और ऊ की मात्रा है छोटे, तो ऊ आ गया। फिर क्या है? ता, त्र है, तो त्रा किससे मिलके बना था बच्चों? संयुक्त व्यंजन याद करोगे तो त्रा किससे मिलके बना था? ता और रा से। ता और रा से, आधा ता था और आधा रा था, तब जाके हमारा क्या बना था? त्र। तो पा आधा, ऊ की मात्रा ऊ आएगा, त्र के लिए ता और रा आएगा और प्लस आ, तो ये मिलके क्या बनेगा? पुत्र। तो वर्ण विच्छेद, वर्णों को जब हम तोड़ के लिखते हैं, खोल के लिखते हैं, तो उन्हें हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऋषि का प्रयोग। री का उच्चारण री जैसा होता है, जैसे हम रा पे छोटी की मात्रा री जैसा होता है। मृग, आधा म, री, आधा ग, आ, मृग, और ये नीचे पैरों में सी की तरह लगता है। जैसे हम सी लिखते हैं तो ये पैरों में सी की तरह लगता है, रा की तरह नहीं लगता, री, सी की तरह। मृग। ग्रह, बच्चों अभी तक हमने स्वर और व्यंजन पढ़े, हम पढ़ेंगे अयोगवाह। अयोगवाह, हिंदी में स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त 3 वर्ण और होते हैं। ये है अंग, जिस आ के ऊपर बिंदी अंग, अंगा चंद्र बिंदु आ के ऊपर, और अंगा आ और उसके पीछे 2 विसर्ग, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। आ बिंदी वाला जो वो अनुस्वार है, आ चंद्र बिंदु वाला वो अनुनासिक है, आ विसर्ग वाला उसे हम विसर्ग कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुस्वार। अनुस्वार यह एक ध्वनि है, इसका
लिपि चिन्ह बिंदी है। यह वर्ण के ऊपर बिंदी रूप में लगता है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु मतलब हवा, आवाज़, वायु जो है वो नाक से होती हुई आती है, उसे हम वर्ण उस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगाया जाता है। जैसे रंग, अंग, अब देखो नाक से आवाज़ आ रही है, रंग, अंग, रंग, अंग, पतंग, अंतर, गंगा आदि। जब हम इन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं तो जो आवाज़ है वो हमारी नाक से बाहर आ रही है। कहाँ से आ रही है? नाक से आ रही है। तो नाक से आने वाली जो आवाज़ होती है उसे हम कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। अब पढ़ेंगे अनुनासिक। यह भी एक ध्वनि है। इसका लिपि चिन्ह है चंद्र बिंदु। क्या है? चंद्र बिंदु। जब किसी वर्ण को बोलते समय वायु नाक और मुंह दोनों में एक साथ निकलती है तो उस वर्ण के ऊपर अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु लगाया जाता है। अनुस्वार में क्या था? आवाज़ सिर्फ नाक से आती थी, और अनुनासिक में क्या है? आवाज़ नाक और मुंह दोनों से बाहर आएगी एक साथ, तो उसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे सांप, ऊंट, माँ, चांद, कुंवर आदि। तीसरा विसर्ग। विसर्ग का लिपि चिन्ह 2 बिंदियां हैं जो स्वर उसके आ के पीछे लगती हैं। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय उसके अंत में ह जैसी ध्वनि, ह विसर्ग का साउंड, आवाज़ क्या है? ह। ह जैसी ध्वनि आती है तो उसके अंत में विसर्ग लगाते हैं। जैसे प्रातः, ह की आवाज़ आ रही है पर हम हा नहीं लिख रहे, हम हा की आवाज़ की जगह पे क्या लगा रहे हैं? 2 विसर्ग। क्या लगा रहे हैं? विसर्ग। प्रातः, पुनः, अतः, प्रायः आदि। बच्चों, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। ये अपने आप में नहीं लिखे जाते, इनको किसी न किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों, अब हम दोहराएंगे कि अभी तक हमने वर्ण विचार पाठ में क्या क्या पढ़ा। पहला हमने पढ़ा वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरा, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तीसरा, वर्ण के 3 प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। चौथा हमने पढ़ा जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। पांचवा, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। छठा, स्वर के 2 भेद हैं, ऋषभ स्वर और दीर्घ स्वर। सातवां हमने पढ़ा स्पर्श के आधार पर व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। आठवां हमने पढ़ा संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर 4 हैं, अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र। नौवां हमने पढ़ा अयोगवाह 3 होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको वर्ण और विचार जो पाठ है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में कुछ भी दुविधा लगती है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे दोबारा इस पाठ को दोहराने के लिए कह सकते हैं। मैं ज़रूर आपको दोबारा समझाऊंगी। धन्यवाद।